दैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। यानी 8वें वेतन आयोग को लेकर के केंद्रीय कर्मचारियों को लगेगा झटका। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, कहा है पाकिस्तान को खरी और खोटी, अभी बड़ा धमाका होना बाकी है। और प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने और राहुल गांधी जी उनकी निकाल रहे हवा। हाँ जी दोस्तों, तो खबरें करते विश्वास है। सबसे पहले मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग की बड़ी खबर को लेकर, जिसमें कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन भोगियों को झटका लग सकता है। दरअसल कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज ने अपनी ताजा रिपोर्ट जाहिर करके सबको चौंका दिया है। 7वें वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग में इजाफा कम होगा। जानकारी के अनुसार 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से है, लेकिन 27 में लागू। उन्होंने सीधा सीधा फिटमेंट फैक्टर 1.8 पर अब सब लोग मोहर लगाए जा रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? ये सर्वे कौन करा रहा है? आखिर किसने कराया कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी से? इससे पहले आपने देखा होगा एक सर्वे आया, उन्होंने कहा 1.83 से 2.46। यानी सरकार कुछ न कुछ हमारे सामने पहले ही एक मैसेज रखना चाहती है कि आपको इससे ज्यादा सोचना नहीं है। और लग रहा है जबकि लगभग सभी ने कहा है कि मिनिमम 1.92 होगा, लेकिन आगे क्या होता है? यानी केंद्रीय कर्मचारी संगठन है वो सचेत हो गए, कान खड़े हो गए। वो कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है। जबकि उन्होंने कहा है हमने मांग रखी है कि हमारी फैमिली यूनिट को बढ़ाया जाए, माता पिता को शामिल किया जाए, एकॉर्ड फॉर्मूला है उसमें बदलाव किया जाए, नई चीजों को ऐड किया जाए। ये सारा जो बेसिक चीज है उन्होंने कहा है हमने बदलाव की मांग की है। और कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल किए जाएंगे। तो फिर इतना फिटमेंट फैक्टर कम क्यों सरकार ने पहले ही डीए पर कैंची चला करके ये सोच कर रखा था कि आपको 13% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दी जाएगी? क्यों डीए 160 तक मुश्किल से पहुंचेगा, जैसा हम सभी जानते हैं। लेकिन यह सरकार कहीं ना कहीं अपना एक गेम खेल रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब मैं बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने कहा आगे कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ जी दोस्तों, पहले सीडीएस साहब का बयान सुनिए। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, युद्ध में कोई उपविजेता नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सीधा सीधा कहा है। यानी 25 जुलाई को ना ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। युद्ध में कोई उपविजेता नहीं होता, सिर्फ जीत होती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमें 24 घंटे में तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा है वारफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटेजी प्रोग्राम के तहत उन्होंने कहा है वायुसेना और नेवी और आर्मी को 24 आवर्स के अंदर तैयार रहना होगा। और ये बड़ी कड़ी चेतावनी दी है। उसी के साथ आतंकवाद को सहारा देने वाले अब बचेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर आर्मी चीफ की पाक को खड़ी करी। यार उधर लगातार आप देख रहे हो इस तरीके का अग्रेशन फिर शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेना ने उसी अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पाकिस्तान समर्थित टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और पाकिस्तान की अन्य आक्रामक कार्रवाइयों को प्रभावशाली ढंग से विफल करते हुए एक निर्णायक जीत हासिल की। हमने शांति को अवसर दिया, पर उसने कायरता की कार्रवाई की और उसका उत्तर केवल हमने पराक्रम से दिया। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प, संदेश भी और उत्तर भी। पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश के लिए गहरी चोट था, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया, बल्कि ठान लिया कि अब जवाब निर्णायक होगा। देशवासियों का अटूट विश्वास और सरकार द्वारा दी गई रणनीतिक स्वतंत्रता से भारतीय सेना ने एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 हाई वैल्यू आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना किसी मासूम नागरिक को हानि पहुंचाए। यह केवल जवाब नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। 7 से 9 मई को पाकिस्तान द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई पर भारतीय सेना ने नपातुला और सटीक जवाब दिया। हमारी आर्मी एयर डिफेंस एक अजय दीवार बनकर सामने खड़ी रही, जिसे कोई ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं सके। यह सब होल ऑफ नेशन अप्रोच के अंतर हुआ, जहां थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अन्य सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स सब एक साथ मिलकर खड़े हुए, जिसमें टीवी पर जितनी डिबेट चल रही उसमें
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कितने जहाज गिरे हैं, कितने उड़े हैं, सब आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। अभी ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन को खत्म होने दो। और उन्होंने कहा है आपको इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, जब आप सत्ता में थे तो आपने कितनी सर्जिकल स्ट्राइक की, आपने कभी कहा कि हमें पीओके चाहिए? आप तो शांति प्रिय हैं, आपके गाल पे कोई थप्पड़ मार के चला जाए और आपको कभी आपका मतलब किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। आज हम जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारी टांगें खींचना बंद करो, हर चीज का जवाब दिया जाएगा, जैसे कि टीवी बहस पे कहा जा रहा है। और उन्होंने कहा है कारगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना की तैयारियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा है हम पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। रुद्र और भैरव जैसी यूनिटों के गठन, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उन्होंने जोर दिया। और इस तरीके से आप जनरल द्विवेदी साहब ने सीधा सीधा कहा है ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया जा रहा है एडवांस। और इस तरीके के साथ ही उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना 2000 करोड़ में खरीदेगी अब तक का सबसे बड़ा अचूक रडार। 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है डीआरडीओ बेल से और ये बिल्कुल स्वदेशी है। और उन्होंने कहा है इसी तरीके के बयान आप साथ हो। बीच में एक खबर बड़ी आ रही है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री मोदी जी। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता उभरे हैं। अमेरिकी बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की जुलाई 2025 के ताजा सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें माननीय मोदी जी को 75% लोगों की अप्रूवल रेटिंग मिली है। वहीं यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सर्वे में 8वें नंबर पर आए हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो। और वहीं पर राहुल गांधी जी उनकी हवा निकालते नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, किस शब्दों में कह रहे हैं, वो आप सुन सकते हैं। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं। पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं। बहुत ही हल्के में लिया। उन्होंने कहा है अभी तक ये हमें पप्पू बनाते आ रहे थे, अब मुझे लग रहा है सबसे बड़े पप्पू तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। हमें अब थोड़ा ज्यादा दूर से हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा था, जैसे ही नजदीक आए 2-4 हमने उनसे मुलाकातें की, उनका नॉलेज भी टटोल लिया और उनकी इच्छा शक्ति को टटोल लिया। अब मैं उनको बिल्कुल हल्के में ले रहा हूं, मैं सीरियस नहीं लेता हूं। देखिए कहां जिनको पप्पू बनाया था आज ये दूसरे को पप्पू बनाने के लिए खड़े हो गए। ये है समय दोस्तों। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। तो मेरा कहना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है राजनीति में, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को ही नहीं समझता है। और मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या है ओबीसी युवाओं से, कि आप अपनी शक्ति नहीं समझते हो। आपको मालूम ही नहीं कि आपकी कितनी शक्ति है, कैसी है, क्या है, वो आपको समझ नहीं। क्योंकि जिस दिन आपको अपनी शक्ति समझ आ गई, ये पूरा पलट जाएगा। तो मेरा क्यों, और अच्छा सवाल उठता है, अब आप मुझसे कहोगे कि भाई आपने कहा कि हमें अपनी राजनीतिक शक्ति नहीं समझ आती, तो फिर क्यों नहीं आती? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आती। क्योंकि नहीं, बांटे नहीं गए हैं। देखिए वो हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूं, सुनो। और ये आपको गहराई से समझना होगा। ये आपकी, देखिए, दलितों की हिस्ट्री है, दलितों की हिस्ट्री है ना। देश के दलितों को
अंबेडकर जी ने उनकी हिस्ट्री समझाई। और अगर आप आज दलित से पूछें कि भाई आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको 3000 साल की हिस्ट्री बता देगा। वो आपसे कहेगा देखिए, हमें अछूत कहा जाता था, हमें बाहर रखा जाता था, हमें मारा जाता था। 1 सेकंड में आपको बताएगा। आप वही सवाल आदिवासियों से पूछो, आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको बता देगा। मगर अगर आप ओबीसी से पूछो कि भैया आपकी हिस्ट्री क्या है, आप जवाब नहीं दे पाते हो। इसका कारण है आपकी हिस्ट्री को आरएसएस और बीजेपी ने मिटाया है। आपकी हिस्ट्री को, जो देश की उत्पादक शक्ति की हिस्ट्री है, उसको आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर मिटाने का काम किया है। आप स्कूल पढ़े हो ना हिंदुस्तान में? स्कूल पढ़े ना? आप मुझे बताओ, आपने स्कूल में हिस्ट्री की तो किताब पढ़ी होगी, उसमें ओबीसी की हिस्ट्री कौन सी थी, कहां थी? उसमें कहीं लिखा था ओबीसी की हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखा था? मैंने तो नहीं पढ़ा। आज जब मैं बात को समझ रहा हूं तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, भैया जब मैं छोटा था तो इस देश की जो 55-60% लोग हैं, उनकी हिस्ट्री की किताब में है ही क्यों नहीं? यह जानबूझ के मिटाया गया है, क्योंकि जिस दिन आप अपनी हिस्ट्री समझ जाओगे, उस दिन आप समझ जाओगे कि आरएसएस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है।